19 छात्रों की लाशें, कॉलेज की यूनिफॉर्म में लिपटी लाशें और पूरा देश सन्न। सवाल उठता है, क्या नेपाल में एक रैपर देश का अगला प्रधानमंत्री बन सकता है? काठमांडू की सड़कों पर जब जेनजी ने प्रदर्शन शुरू किया तो शायद किसी ने नहीं सोचा था कि बात इतनी दूर तक जाएगी। सरकार ने जब फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया तो युवाओं का गुस्से का जो गुबार था, उसका ज्वालामुखी था, वो फूट पड़ा। नतीजा, हजारों की भीड़, पुलिस की गोलियां और 19 की मौत, वो भी देश के सबसे पढ़े लिखे जागरूक वर्ग से, यानी छात्रों से। और अब इन्हीं सब के बीच उभरा है एक नाम, बालेंद्र शाह, या जैसा लोग प्यार से बुलाते हैं बालेन। एक इंजीनियर, एक रैपर, एक मेयर और अब शायद भविष्य का प्रधानमंत्री। देखते हैं। नेपाल के इतिहास को अगर गौर से देखें तो बहुत बड़ा बदलाव कुछ अनोखे लोगों के जरिए आया है। 2006 की पीपल्स मूवमेंट हो या मोनोक्रेसी के खात्मे की क्रांति, हर बार सत्ता की चाबी उन्हीं के हाथ में आई जो जनता की नब्ज को समझ पाए। और आज वही नब्ज थामे हैं बालेन, जो न सिर्फ पारंपरिक नेता हैं, वो न किसी पार्टी के मोहरे हैं। अब जरा पीछे चलते हैं और नेपाल का लोकतंत्र कितना स्थिर रहा है इसके बारे में बात करते हैं। बिल्कुल नहीं, 2008 से अब तक लगभग 11 प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं। एक और चीन और भारत की टग ऑफ वॉर है, दूसरी ओर अंदरूनी राजनीति में माओवादी, यूएमएल, नेपाली कांग्रेस जैसी पार्टियों का खींचतान है। लेकिन ये सब पुरानी बातें हैं। आज की कहानी जेनजी की है, जो किसी झंडे, पार्टी या झूठे वादे पर भरोसा नहीं करती। उन्हें चाहिए एक्शन, और वो भी तुरंत। नेपाल की जियोग्राफिक स्थिति भी इसे खास बनाती है। उत्तर में चीन, दक्षिण में भारत, दोनों देश नेपाल को अपने बफर जोन की तरह देखते हैं। लेकिन आज नेपाल के युवा चाहते हैं कि उनका देश सिर्फ बफर ना रहे, बल्कि रीजन का लीडर बने। और इसी सोच में फिट बैठते हैं बालेन शाह, एक ऐसा नेता जो विश्वसरैया टेक्निकल यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर करके आया। जी हां, सबकी जड़ें भारत में हैं। जिसने रैप के जरिए भ्रष्टाचार, जातिवाद और सिस्टम की खामियों पर हमला बोला, और जिसने 2022 में बिना किसी राजनीतिक पार्टी के सपोर्ट के काठमांडू जैसे शहर में मेयर का चुनाव बहुत भारी मतों से जीत लिया हो। वो यूं ही जनता की उम्मीद नहीं बनता। कुछ कारण तो मौजूद हैं, लेकिन कहानी एक खत्म नहीं होती। अब सवाल है कि भारत को इससे क्या फर्क पड़ता है? जी हां, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। नेपाल में अगर एक युवा, स्वतंत्र और राष्ट्रवादी सोच वाला नेता उभरता है, यानी राष्ट्रवाद वहां उभरता है, जो कि पारंपरिक पार्टियों के गेम प्लान को तोड़ दे, खासतौर पे लेफ्टिस्ट वहां पर बहुत जबरदस्त पावरफुल हो जाते हैं, तो भारत की फॉरेन पॉलिसी को भी खुद को अडॉप्ट करना पड़ेगा। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत नेपाल एक अहम हिस्सा है। भारत वहां इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर और टूरिज्म तक में हैविली इन्वेस्ट करता है। लेकिन अगर बालेन जैसे नेता एंटी एस्टेब्लिशमेंट और फियर्सली इंडिपेंडेंट रवैया रखते हैं तो भारत को बेहद सटीक और संवेदनशील डिप्लोमेसी दिखानी होगी। दूसरी ओर चीन जरूर इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक अनअलाइंड नेतृत्व उसके लिए एक नया मौका है, वो उसको अपनी तरफ मिला सकता है। अब जरा यूथ प्रोटेस्ट पर लौटते हैं। सरकार का सोशल मीडिया बैन करना एक अथॉरिटेरियन, जिसे हम लोग कहते हैं, कि एक जो है वो बहुत जड़तावादी कदम था, जो पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। सरकार को लगा था कि वो आवाजें बंद कर देगी, लेकिन सच तो यह है कि बैन स्पार्क बन गया आग की तरह, और यही आग अब मांग कर रही एक नया चेहरा, एक नया नेता। बालेन शाह ने खुद प्रोटेस्ट में फिजिकली मौजूद नहीं रहकर एक मैच्योरिटी दिखाई। उन्होंने कहा कि मैं जेनजी की डिफिनीशन में नहीं आता, इसलिए फिजिकली हिस्सा नहीं ले रहा, लेकिन मेरा सपोर्ट उनके साथ है। ये बयान उनके समझदार लीडरशिप स्टाइल को दिखाता है। वो पॉपुलिस्ट नहीं है, वो पर्पस ड्राइवन है, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। अब एक और जरूरी सवाल, क्या बालेन वाकई प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? कानूनी और राजनीतिक रूप से देखें तो रास्ता बहुत कठिन है। उनके पास ना तो कोई पार्टी है, ना कोई संगठन है और ना कोई संसदीय समर्थन। लेकिन अगर जनता का मूड यूं ही उबलता रहा तो इतिहास गवाह है कि जनता सब कुछ बदल सकती है। जैसा हमने जेलेंस्की के साथ यूक्रेन में देखा, एक कॉमेडियन राष्ट्रपति बन जाता है और आज दुनिया भर के लीडर से कंधा मिलाकर खड़ा है, रेजिस्टेंस कर रहा है रशिया को। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि यह मूवमेंट भी जल्द थम जाएगा और पारंपरिक पार्टियां फिर से सत्ता में लौट आएंगी। लेकिन कंट्रेरियन व्यू ये कहते हैं कि नेपाल अब टिपिंग पॉइंट पर है, जहां से या तो सिस्टम खुद को रीसेट करेगा या फिर बड़ा रिवॉल्यूशन लेकर आएगा। और इसी रिवॉल्यूशन का प्रतीक बनकर उभरे हैं बालेंद्र शाह। नेपाल के युवाओं ने अब यह दिखा दिया है कि उन्हें कोई चुप नहीं कर सकता, न सेंसरशिप, न लाठी, न गोली।
सवाल ये नहीं कि बालन प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं, सवाल ये है कि क्या नेपाल अब बदलाव के लिए तैयार है। लेकिन प्रश्न और भी है। प्रश्न है कि क्या ये पश्चिमी ताकतों का स्प्रिंग इफेक्ट है? क्या ये पश्चिमी ताकत सोशल मीडिया के माध्यम से भारत के आसपास रिजीम चेंज कर रही है? क्योंकि सवाल सिर्फ जिंजी का आंदोलन में जाना नहीं है। हमें ऐसा पैटर्न दिखाई पड़ता है जो बांग्लादेश में भी होता है। हमें ऐसा पैटर्न अरब स्प्रिंग में दिखाई पड़ता है, जहां सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके वहां तबाही ला दी गई। हालांकि बहुत से जो नियो लिबरल हैं वो कहते हैं नहीं ये बहुत ज़रूरी है, ऐसा था, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ सालों बाद उन देशों के जो बने बनाए सिस्टम थे वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। वो देश पहले की तरह अपने पैरों पे खड़े नहीं रह पाए। तो क्या यहाँ हमें ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी? क्या ऐसा कोई उपद्रव, ऐसी कोई चीज़ भारत में कराने की कोशिश की जा सकती है? क्या डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से भारत के खिलाफ एक तरह का फाइनेंशियल वॉर छेड़ चुके हैं और वो हर हद तक जाने को तैयार हैं, ऐसी कंडीशन में क्या भारत को आने वाले समय में इसका शिकार होना पड़ सकता है? क्या ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है या किसी भी देश के लोगों की जो जंजीज हैं, उनकी उम्मीदें हैं, उनकी आकांक्षाएं हैं? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। क्या भारत को सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है? क्या ये नैरेटिव वॉर है? और क्या भारत को घेरते हुए, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे वो बांग्लादेश हो और अब चाहे नेपाल हो, क्या ये भारत को किसी तरह का इनडायरेक्ट मैसेज है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। पता चलेगा आप कितने जागरूक श्रोता हैं और आप विश्व की इस पॉलिटिक्स के बारे में क्या समझते हैं। अगले किसी और वीडियो के साथ जुड़ूंगा क्योंकि कहानी खत्म नहीं हुई है, ये पिक्चर अभी जारी रहेगी। जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर अपनी राय मुझे बताएं। धन्यवाद।